हेलो फ्रेंड्स, मैं हिना शर्मा और आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th का। ये आपका क्लास 11th का चैप्टर थर्ड है। फर्स्ट एंड सेकंड आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जिसमें कि हमने सेकंड चैप्टर में प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़ा है। अभी पब्लिक यानी ग्लोबल पे थोड़ा ध्यान देंगे। पब्लिक आपकी एंटरप्राइजेस कौन सी होती है जिसमें आपको गवर्नमेंट का 51% से ज़्यादा का स्टेक होता है। ग्लोबल एंटरप्राइजेस आपकी वो होती हैं जो एक से ज़्यादा कंट्रीज़ में उनके ऑफिस हैं या काम कर रही हैं, सेल परचेज वगैरह अपना बिजनेस ऑपरेशंस कर रही हैं। ठीक है, अभी देखिए इंट्रोडक्शन में आपको यही सब मिलेगा जो मैंने अभी आपको बताया है इन सब के बारे में। देखिए प्राइवेट सेक्टर हम चैप्टर सेकंड में पढ़ चुके हैं और आप यहाँ देख सकते हैं कि देखिए सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप, जॉइंट हिंदू फैमिली, कोऑपरेटिव एंड कंपनी, ये सारी चीज़ें आपके चैप्टर सेकंड में हमने अच्छे एक्सप्लेन करके पढ़ा है। तो अभी हम देखेंगे फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजिंग पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस की कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, देखिए इस डायग्राम से हम समझ लेते हैं। देखिए जो हमारी इंडियन इकोनॉमी है, पहली बात तो हमारी इंडियन इकोनॉमी कैसी है, हमारी इंडियन इकोनॉमी मिक्स्ड है, जिसमें पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर दोनों ही काम कर रहे हैं। सारा ही पब्लिक सेक्टर पर होता है तो उसे सोशलिस्ट इकोनॉमी कहते हैं। सारा ही प्राइवेट पर होता है तो उसे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कहते हैं। लेकिन हमारी इंडियन इकोनॉमी दोनों साथ में काम कर रहे हैं तो मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं। अभी देखिए ये प्राइवेट सेक्टर का आपका सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप, जॉइंट हिंदू, कोऑपरेटिव, एमएनसी, ये हमने पढ़ा है अभी। मतलब इसके बारे में तो बताया ही है कम से कम ये वाली चीज़ है, ठीक है ना। एमएनसी इसमें और देख लेंगे होगा। एंड पब्लिक सेक्टर हमें मेनली यहाँ पर पढ़ना है। तो पहला हम देख लेते हैं उनका डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। ये 3 पॉइंट्स है उनके और ये है डिपार्टमेंट। पहला पॉइंट डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। अब देखिए डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग क्या है कि जो डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ने ही डिपार्टमेंट बनाए हैं और उन्हें अपने अंडरटेकिंग में रखा हुआ है। ठीक है, सारा कुछ गवर्नमेंट के थ्रू होता है, फंड गवर्नमेंट देती है, कमाते हैं तो गवर्नमेंट को जाता है, सब कुछ गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है। ठीक है, वही इसमें हमें पढ़ना देखिए। ओल्डेस्ट एंड मोस्ट ओल्डेस्ट एंड मोस्ट ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजिंग पब्लिक एंटरप्राइज। पब्लिक की ओल्डेस्ट ये जो आपकी D++ हो गया या पीजीटी का कोई भी एग्जाम हो गया, उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है ओल्डेस्ट एंड मोस्ट ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है पब्लिक एंटरप्राइजेस का, तो वो आपका हो जाएगा डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग हो जाएगा। ठीक है, ये आपका डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री होता है। गवर्नमेंट ही इसके जो एम्प्लॉय होते हैं वो गवर्नमेंट होते हैं। सेंट्रल का भी हो सकता है, स्टेट भी हो सकता है। ठीक है, इसके कुछ एग्जांपल्स आप आगे देखेंगे। एग्जांपल्स है इसके ये रेलवे, पोस्ट एंड टेलीग्राम डिपार्टमेंट, ये आपके डिपार्टमेंटल के एग्जांपल्स हैं। अब इसके फीचर देखेंगे। देखिए इसकी जो फंडिंग है वो गवर्नमेंट से आती है। इसका जो अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, कंट्रोल है वो गवर्नमेंट पे है, गवर्नमेंट के पास है। इसके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो गवर्नमेंट होते हैं, ये गवर्नमेंट की कंडीशंस पे रिक्रूट होते हैं। एंड इनके डिपार्टमेंट्स के जो हेड होते हैं, हेड जो है आईएएस होते हैं। अभी आईएएस का क्या सीन है यहाँ पर, आईएएस का है कि जो आईएएस, अभी आपने सुना होगा यूपीएससी एग्ज़ाम देकर आईएएस बनते हैं और आईएएस बनने के बाद उनका कुछ टाइम में प्रमोशन होता है, फिर और प्रमोशन तो जो मैक्सिमम जो पोस्ट तक जा सकते हैं ना वो मिनिस्ट्री के हेड तक जा सकते हैं। तो ये वही डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग के हेड कहेंगे उन्हें। ठीक है ना, तो ये मैक्सिमम वहाँ तक जा सकते हैं। सिविल सर्वेंट्स होते हैं हु आर ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन मिनिस्ट्री टू अनदर। अब ये ट्रांसफ़र भी हो सकते हैं एक मिनिस्ट्री से, मतलब एक हेड डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट के भी हेड बन सकते हैं। ठीक है, इन जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है हमारी, उसे हम मेजर सब डिवीज़न ऑफ गवर्नमेंटल डिपार्टमेंट भी कह सकते हैं, जो ये गवर्नमेंट के डायरेक्ट कंट्रोल में रहता है। अभी क्या है कि जो डिपार्टमेंट्स होते हैं ना अकाउंटेबल होते हैं, मतलब जवाबदेही होते हैं। किसको जवाबदेही होते हैं, डायरेक्टली अपनी मिनिस्ट्री, जिस मिनिस्ट्री से वो रिलेट करते हैं, इंडस्ट्री, मतलब टेक्सटाइल इंडस्ट्री, एजुकेशन इंडस्ट्री, जिससे भी करते हैं तो उसको अपने हेड को वो जवाबदेह होते हैं। अब मेरिट्स क्या होती हैं, इसकी मेरिट्स क्या है, हाँ इसकी मेरिट्स है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स की, कि इनका जो कंट्रोल और ऑपरेशन है वो गवर्नमेंट से रिलेटेड पार्लियामेंट के थ्रू चलता है। इनकी जो हाई, इनमें क्या है, हाई डिग्री ऑफ पब्लिक अकाउंटेबिलिटी होती है। पब्लिक अकाउंटेबिलिटी का मतलब पब्लिक को सब कुछ पता होता है। जैसे कि रेलवेज़ में कौन सी नई रेल आ रही है, कितने खर्चे पर आ रही है, तो ये सब न्यूज़पेपर में ये सब चीज़ें निकलती रहती हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ पब्लिक को इसके बारे में सब पता होता है। अभी दूसरा, हाँ इसका जो रिवेन्यू है, रिवेन्यू जो अर्न करेगी वो ट्रेजरी में जाएगा, मतलब गवर्नमेंट की इनकम में जाएगा, वहाँ जाएगा, सोर्स ऑफ इनकम बनेगा गवर्नमेंट के लिए। और ये नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न जब आ जाता है तो ये मोस्ट सूटेबल रहता है,
ये डायरेक्ट कंट्रोल और सुपरविज़न में रहेगा मिनिस्ट्री के। ठीक है, अभी इसकी लिमिटेशन क्या है? इसकी लिमिटेशन क्या है कि ये जो फेल कर जाता है फ्लेक्सिबिलिटी में देखें अगर और स्मूथ ऑपरेशंस में देखें, क्योंकि हर सब कुछ तो हमें डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री से पूछ के करना पड़ता है, तो इंतज़ार करना पड़ता है उनके जवाब का कि वो क्या करेंगे, करें या ना करें। ठीक है, अब इसमें क्या है कि जो डिपार्ट नेक्स्ट है कि नॉट अलाउड, देखिए नॉट अलाउड होते हैं, इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं ले सकते हैं, जिससे कि डिले हो जाती है कुछ मैटर्स में। एंड अनेबल टू टेक, अगर यही रहेगा तो वो एडवांटेज ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ जो मार्केट में चल रही हैं उनको नहीं ले पाएंगे। रिस्की वेंचर्स नहीं करते हैं डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स, जो कि प्राइवेट वाले कर सकते हैं, इंडिविजुअल कर सकता है। दिट इज अ रेड टैपेज में डे टू डे ऑपरेशन, नो एक्शन कैन बी टेकन अनलेस इट थ्रू द प्रॉपर चैनल ऑफ इंडस्ट्री। रेड टेबल लेट हो रहा है, मतलब हमें ऊपर अथॉरिटी तक अपने सीनियर को बताएंगे, फिर वो अपने सीनियर को बताएगा, फिर वो अपने सीनियर को बताएगा, तब वहाँ से जवाब आएगा, वो अपने जूनियर को जवाब देगा, फिर जूनियर अपने जूनियर को जवाब देगा। तो ऐसे ही चेन चलती है, तो उससे डिले होता है। ठीक है, एंड अगला क्या है कि पॉलिटिकल डीमेरिट है, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी रहेगा, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी तो भाई हो जाता है, चेंज हो जाता है, और सबका पॉइंट ऑफ व्यू अलग होता है, तो सबके काम करने के तरीके या फंड कहाँ पर ज़्यादा देना है, कहाँ कम देना है, ये फ़र्क पड़ जाता है। दीज ऑर्गेनाइजेशन आर यूजुअली इनसेंसिटिव टू कंज्यूमर नीड एंड डू नॉट प्रोवाइड एडिक्वेट सर्विसेज टू देम। अभी देखिए ये काम किसका होता है? कैपिटलिस्ट का होता है, जो कैपिटल मार्केट होती है या फिर कैपिटलिस्ट सेक्टर होता है, उनका होता है कि कंज्यूमर की नीड को ध्यान में रखते हुए सामान बनाए। यहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो कंज्यूमर की नीड को रखते हुए सामान नहीं बनाती, वो सोशल सर्विस के उद्देश्य से सामान बनाती है। अब देखिए स्टैट्यूटरी सेकंड, पहला हमने पढ़ लिया डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स, अभी हम पढ़ेंगे स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन। अब स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशंस क्या होती हैं कि ऐसी पब्लिक एंटरप्राइजेस होती हैं जिनकी एग्जिस्टेंस स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से होती है। इनकी जो पावर एंड फंक्शंस होती है इन्हें थोड़ा सा इंडिपेंडेंस मिलता है। ठीक है, इनकी जो कॉर्पोरेट बॉडी क्रिएटेड बाय लेजिस्लेचर है एंड डिफाइन पावर एंड फंक्शन इज फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट विद अ क्लियर कंट्रोल ओवर अ स्पेसिफिक एरिया ऑफ पर्टिकुलर टाइप ऑफ कमर्शियल एक्टिविटीज़, मतलब इन्हें कुछ इंडिपेंडेंसी मिलती है। तो कॉर्पोरेट कई ज़्यादातर कंपनी की तरह काम, इन्हें इंडिपेंडेंसी भी मिलती है और ये कंपनी की तरह काम करते हैं, जो हमने चैप्टर 2 में पढ़ा है कंपनी के बारे में। इट्स अ कॉर्पोरेट पर्सन एंड हैज़ अ कैपेसिटी ऑफ एक्टिंग एज इट्स ओन नेम, जो भी मतलब स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन ने खोला है उसका जो नाम रखा है वो अपने नाम से काम करेगा। गवर्नमेंट अमाउंट ऑपरेटिंग, और इसका फ्लेक्सिबिलिटी भी रहती है प्राइवेट एंटरप्राइजेस की तरह। अब इसके फीचर देखिए। Statutory operation are set up अंडर एन एक्ट में बन, किसी एक्ट से बनती है। इसकी जो पावर प्रिविलेज स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन उस एक्ट में होती है। टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होली ओन बाय स्टेट, स्टेट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को कह रहे हैं। एंड हाँ, स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन जो है ये बॉडी कॉरपोरेट है, सीव कर सकती है, कॉन्ट्रैक्ट बना सकती है अपने नाम से, कोई प्रॉपर्टी भी अपने नाम पर खरीद सकती है। दिस टाइप ऑफ एंटरप्राइजेज इज यूजुअली इंडिपेंडेंटली फाइनेंस होती हैं, अपना फाइनेंस जो भी कमा रही है ना, जो भी वो कमा रही है उसी से अपने डेली का करेंगे, ये नहीं कि ट्रेजरी में जमा करें फिर ट्रेजरी से वापस मांगे गवर्नमेंट से। एंड इनकी जो अकाउंटेबिलिटी ऑडिटिंग होती है टू द गवर्नमेंट इज़ नॉट सेम, सेम नहीं होती है मतलब डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की तरह। ठीक है, आगे द एम्प्लॉय ऑफ दीज एंटरप्राइजेज आर नॉट गवर्नमेंट और सिविल सर्वेंट नहीं होते हैं। दीज कंडीशन, इनकी जो कंडीशन ऑफ सर्विसेज है गवर्न बाय प्रोविजन एक्ट के अकॉर्डिंग ही, वही जो भी एक्ट में लिखा है वही हो रहा है बस। एट द कभी कभी क्या होता है कि सम ऑफिसर्स फ्रॉम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट बुला लेते हैं। ठीक है, अभी इसकी मेरिट्स, मेरिट्स क्या मतलब क्या अच्छी चीज़ें हैं इसमें, तो यहाँ पर क्या है देखिए, हाई डिग्री ऑफ ऑपरेशन फ्लेक्सिबिलिटी, जो कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में डीमेरिट थी, वहाँ नहीं हो पा रहा था, वो यहाँ पॉसिबल हो पा रहा है। ठीक है, अब देखिए जो फंड है वो गवर्नमेंट में नहीं जा रहे, उनको ये कोई इंटरफेयर नहीं हो रहा, खुद से कर पा रहे हैं, सिंस दे आर ऑटोनोमस है, खुद अपने फैसले ले रहे हैं, अपनी पॉलिसी प्रोसीजर बना रहे हैं। ठीक है, एंड वैल्यूएबल इंस्ट्रूमेंट इकोनॉमिक इट हैज़ अ पावर ऑफ, ये उनकी गवर्नमेंट जैसी कुछ पावर होती है अपने ऑर्गेनाइजेशन में, कंबाइन होते हैं, इनिशिएटिव भी प्राइवेट के साथ इनिशिएटिव भी कुछ ले सकते हैं, अगर कुछ लग रहा है कि करना चाहिए तो कर सकते हैं। अभी लिमिटेशन क्या है, लिमिटेशन कमी, अब देखिए रियलिटी में क्या है कि स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन को फ्लेक्सिबिलिटी
या फिर अपनी चलाने की मिलती नहीं है, गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है। गवर्नमेंट एंड पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होता है जो कि डिसीजन को अफेक्ट करता है। देयर इज अ डीलिंग विद पब्लिक होता है, जहाँ भी डीलिंग विद पब्लिक होगा वहाँ करप्शन एग्जिस्ट हो जाता है। ठीक है। द गवर्नमेंट हैज़ अ प्रैक्टिस ऑफ अपॉइंटिंग एडवाइज़र, गवर्नमेंट एडवाइज़र्स अपॉइंट कर देती है ऐसे स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस के लिए। क्या करती है उससे, क्यों, कर्ब द फ्रीडम ऑफ कॉर्पोरेटिव ऑफ एंट्री इनटू कॉन्ट्रैक्ट एंड डॉक्यूमेंट अदर डिसीजंस। वो देखने के लिए कि ये कहाँ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं और क्या डिसीजन कर रहे हैं, तो एक एडवाइजरी बोर्ड उन्हें बीच बीच में एडवाइस देती रहती है। अभी अगर एडवाइजरी और कॉर्पोरेशन के बीच में, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन के बीच में कोई दिक्कत आएगी तो गवर्नमेंट के डिसीजन को फाइनल डिसीजन माना जाएगा। ठीक है। अभी हम आ जाते हैं आपके गवर्नमेंट कंपनी के पास। गवर्नमेंट कंपनी, अभी देखिए गवर्नमेंट कंपनी क्या है। गवर्नमेंट कंपनी वो है जो कि कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर रजिस्टर्ड हुई है। एक्ट 245 ऑफ कंपनीज एक्ट क्या कहता है, एक गवर्नमेंट कंपनी मीन एनी कंपनी इन विच नॉट लेस देन 50% ऑफ शेयर, 50% से कम शेयर नहीं होना चाहिए, ज़्यादा शेयर होना चाहिए। ज़्यादा शेयर है 50%, वन से ज़्यादा 51% से ज़्यादा शेयर है तो क्या हो जाएगी, गवर्नमेंट कंपनी बन जाएगी। मतलब पेड अप कैपिटल भी कह सकते हैं, शेयर भी, और पेड अप कैपिटल भी कह सकते हैं। ठीक है। चाहे पार्टी सेंट्रल ले लिया हो चाहे स्टेट का हो, पर गवर्नमेंट का होना चाहिए, या मिला के दोनों का हो, स्टेट सेंटर का या अकेले सेंटर या स्टेट का हो, पर होना चाहिए मोर देन 50। ठीक है। अब इसके फीचर्स क्या होते हैं, गवर्नमेंट कंपनी के फीचर्स क्या हैं। ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड है। फाइल, ये भी अपना कॉरपोरेट है, एक तरीके से सूट कर सकती है लॉ को, और सीड भी हो सकती है अपने ही नाम से, अपने नाम से कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकती है, और इसका मैनेजमेंट है उसे रेगुलेट करेगा कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग। एंड द एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी आर अपॉइंटेड अकॉर्डिंग टू देयर रूल्स, मतलब कंपनी जो ये गवर्नमेंट कंपनी है उसके रूल के अकॉर्डिंग, और उसके रूल क्या होंगे, आपके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन या फिर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के लिए में होंगे। द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल आर द मेन डॉक्यूमेंट होते हैं किसी भी कंपनी के। ठीक है। और आगे, दीज कंपनीज आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग रूल प्रोसीजर के लिए, मतलब एग्जेम्प्टेड है, बच सकती है। एंड और ऑडिटर इज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, अपॉइंट करती है इसके लिए। और जो एनुअल रिपोर्ट होती है वो पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर में दिखाई जाती है। द गवर्नमेंट कंपनी ऑब्टेन इट्स फंड फ्रॉम गवर्नमेंट, ये भी देखिए किसकी तरह हो गया, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की तरह हो गया, कि जो गवर्नमेंट कंपनी अपने फंड कहाँ से रिसीव करती है, गवर्नमेंट शेयर होल्डिंग से करती है, एंड अदर प्राइवेट से भी कर सकती है। वहाँ से गवर्नमेंट से करेगी, यहाँ पे गवर्नमेंट को शेयर्स, गवर्नमेंट का 50% से ज़्यादा का शेयर होगा, और बाकी का वो प्राइवेट से भी ले सकती है, और फंड वो कैपिटल मार्केट से भी ले सकती है। अब इसके फ़ायदे क्या है, मेरिट क्या है, इसमें खासियत क्या है कि गवर्नमेंट कंपनी हो। गवर्नमेंट कंपनी जो है स्टेब्लिश फुलफिलिंग रिक्वायरमेंट ऑफ द इंडियन कंपनीज एक्ट को फुलफिल कर रही है ना। एक सेपरेट एक्ट इन पार्लियामेंट के एक्ट की ज़रूरत नहीं है, सेपरेट लीगल एंटिटी है ये, बन जाती है। इंजॉय ऑटोनोमस है, अपने डिसीजन खुद लेगी MOA और AOA के अकॉर्डिंग। दीज कंपनीज बाय प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज एट रीजनेबल प्राइजेस पे, भाई यहाँ से सामान मिलेगा क्योंकि गवर्नमेंट का ज़्यादा स्टेक है, और गवर्नमेंट क्या सोशल सर्विस के लिए करती है। एंड कर्ब अनहेल्दी बिजनेस प्रैक्टिसेस होंगी। कर्ब अनहेल्दी प्रैक्टिसेस क्या होती है कि गवर्नमेंट अगर देखेगी कि बाकी की कोई ऑर्गेनाइजेशन सेम प्रोडक्ट बना रही है और महंगा बेच रही है, तो गवर्नमेंट उसके कुछ दाम रीजनेबल रखेगी, जिससे कि दूसरी जो कंपनी थी जो महंगा बेच रही थी उसको कंपटीशन में रहने के लिए अपने रेट्स को डाउन करना ही पड़ेगा। ठीक है। अभी इसकी लिमिटेशन देख लेते हैं। सिंस द गवर्नमेंट इज़ द ओनली शेयर, कभी कभी क्या होगा कि प्राइवेट वाले नहीं इसमें से शेयर लेंगे, 51% से ज़्यादा का शेयर होना चाहिए, तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि 100% गवर्नमेंट का ही हो और किसी ने बाहर लिया ही ना हो, तो फिर उसमें कंपनी जैसी कोई बात रह ही नहीं जाएगी। कंपनी में सब शेयर होल्डर होते हैं, अलग अलग होते हैं, या तो सारा गवर्नमेंट का शेयर है। ठीक है। अब ये क्या कर रहे हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन को भी मतलब थोड़ा नेग्लेक्ट करा जाता है जब ये बनता है, क्योंकि ये नॉट आंसरेबल डायरेक्टली टू प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट नहीं है। ठीक है। और गवर्नमेंट अगर सोल शेयर होल्डर बनती है तो रजिस्टर्ड लाइक अदर कंपनीज इज डिफीटेड, ये स्टेटमेंट तो फिर उनका गलत हो जाता है। ठीक है। अभी चेंजिंग रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, चेंजिंग रोल पब्लिक सेक्टर में क्या फ़र्क आ रहा है, पहले क्या था अभी क्या है। देखिए यहाँ पे 1990 की बात हुई है, 1990, हाँ 1990 की बात हुई है। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज एम्फेसाइज
LPG, आपका क्या LPG क्या हुआ था इस समय में 1990 जो पोस्ट 1990 है, तो 1991 में क्या हुआ था कि इंडिया के पास फॉरेक्स एक्सचेंज केवल एक हफ्ते का बचा था और बहुत स्थिति गंभीर थी। तो इंडिया ने क्या करा, IMF के पास गई। IMF ने लोन दिया, लेकिन IMF लोन के साथ सलाह भी देती है, क्योंकि वो चाहती है कि जो लोन हम दे रहे हैं वो वापस भी आए ना, मतलब कुछ पॉजिटिव चेंज देखें अगर पॉसिबल हो तो उन्होंने LPG, IMF ने क्या किया कि LPG के लिए एडवाइस किया इंडिया को कि आप थोड़ा लिबरलाइज करिए, मतलब स्टेक गवर्नमेंट कंपनीज आपके यहाँ ज़्यादा है, उन्हें प्राइवेट करिए, प्राइवेटाइजेशन करिए। लिबरलाइजेशन का यहाँ पर मतलब है थोड़ा सा जैसे लाइसेंस लेना, हर चीज़ को रिस्ट्रिक्ट करना, वो सब कम करिए। ग्लोबलाइजेशन मतलब बाहर भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करिए, ठीक है। तो इन्होंने इसमें क्या किया, क्या फ़र्क आया, डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट किया। एक, हाँ, डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। सेकंड हो गया आपका रीजनल बैलेंस। अभी रीजनल बैलेंस क्या होता है कि किसी रीजन में कोई रीजन ज़्यादा डेवलप है, जैसे पंजाब रीजन, और हम अगर असम की बात करें तो पंजाब आपका राजस्थान जैसे वेस्ट में पड़ेगा और आपका असम ईस्ट में पड़ेगा। तो एक डेवलप है एक नहीं है, तो उनमें बैलेंस बनाएं, ठीक से वहाँ इंडस्ट्रीज़ को ग्रो करें, जॉब दें लोगों को, तो रीजनल बैलेंस बनाएं, ठीक है। थर्ड, इकोनॉमीज ऑफ स्किल। इकोनॉमीज ऑफ स्किल का मतलब है कि मास प्रोडक्शन करें। क्या करें, मास प्रोडक्शन करें जिससे कि पर यूनिट सस्ता पड़ जाए। मास स्केल प्रोडक्शन होगा तो पर यूनिट सस्ता पड़ेगा। अगला क्या है, चेक ओवर कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर। चेक का मतलब यहाँ कंट्रोल से है, कोई इकोनॉमिक पावर बनाने की कोशिश कर रहा है, मतलब कंसंट्रेशन करने की कोशिश कर रहा है, अपने को ज़्यादा करने की कोशिश कर रहा है, कोई कंपनी करना चाह रही है तो उसको कंट्रोल करती है फिर गवर्नमेंट, ठीक है। इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन, ये था आपका फोर्थ। एंड फिफ्थ हो गया इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन में, देखिए क्या है, ड्यूरिंग द सेकेंड एंड द फिफ्थ ईयर प्लान पीरियड इंडिया वॉज एमिंग टू सेल्फ रिलायंट होना चाह रही थी इन मैनी स्पेयर्स। ऑब्टेनिंग फॉरेन एक्सचेंज वॉज ऑल्सो अ प्रॉब्लम। पहले फॉरेन एक्सचेंज मिलना बड़ी प्रॉब्लम था। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इम्पोर्ट, इसलिए नहीं था तो हम इम्पोर्ट नहीं कर पाते थे। अभी एक्सपोर्ट भी करेंगे तो फॉरेन एक्सचेंज में पेमेंट आएगा और हम इंपोर्ट भी कर पाएंगे, तो इंपोर्ट का सब्सटीट्यूशन हो गया, या फिर खुद बनाएंगे कुछ चीज़ें, लोग यहाँ हमारे यहाँ अपनी कंपनियां बनाएंगे अगर हम ग्लोबलाइजेशन करेंगे। गवर्नमेंट पॉलिसी टुवर्ड द पब्लिक सिंस 1991, जो मैं अभी LPG के बारे में बताया कि जो PSUs थे उनको क्या किया उन्होंने कि रिवाइव किया, जो बिल्कुल बेकार हो रही थी उनको अगर ठीक हो सकती है तो ठीक किया, नहीं हो सकती है तो उनको क्लोज किया। एंड गवर्नमेंट PSU का जो 26% और लोअर, इट इज़ नेसेसरी फुल्ली प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ वर्कर्स के इंटरेस्ट के लिए बात करिए। रिडक्शन इन द नंबर ऑफ इंडस्ट्री, देखिए पहले पब्लिक सेक्टर में 17 थी, फिर 18 हुई, फिर 3 हुई। ये चेंजेस आए कि पब्लिक सेक्टर में पब्लिक ने जो गवर्नमेंट ने जो गवर्नमेंट ही जिन डिपार्टमेंट्स को चला रही थी या सेक्टर्स को चला रही थी वो 17 थे, फिर 8 हुए, फिर 3 हुए, ठीक है। एंड डिसइन्वेस्टमेंट, डिसइन्वेस्टमेंट क्या है, गवर्नमेंट जैसे रेलवे में गवर्नमेंट का 100% स्टेक है, तो गवर्नमेंट अभी क्या करे कि 10% सेल कर दे प्राइवेट वालों को, तो ये 10% का उन्होंने क्या किया, डिसइन्वेस्टमेंट किया, ठीक है। डिसइन्वेस्टमेंट करे। पॉलिसी रिगार्डिंग सिक यूनिट, और उनके लिए पॉलिसी बनाए जो सिक है, जो यूनिट्स सिक है, मतलब जो कंपनी फर्म सिक है उनके लिए देखिए रिवाइव हो सके तो ठीक है, वरना तो क्लोज डाउन करे। ऐसी पॉलिसीज आई। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ये तो पीछे भी पड़ा है। अब ये हमारा लास्ट टॉपिक आ जाता है इसमें, ग्लोबल एंटरप्राइजेस। ग्लोबल एंटरप्राइजेस के बारे में मैंने बताया जिनके, देखिए 2 से ज़्यादा कई कंट्रीज़ में ऑफिस हो, ऑपरेशंस हो, MNCs होती हैं आपकी। इसमें क्या, इसके फीचर क्या है, MNC का फीचर ह्यूज कैपिटल रिसोर्सेज। देखिए पैसा ज़्यादा लगता है, क्योंकि हम कई कंट्रीज़ में अपना ऑफिस खोलेंगे तो ऑब्वियसली ना पैसे ज़्यादा लगेगा। और फॉरेन कोलेब्रेशन होना चाहिए, कोलेब्रेशन होना चाहिए, मतलब जैसे पाकिस्तान के साथ इतना इंडिया का अच्छा नहीं है, तो वहाँ पर अगर हम कुछ खोलेंगे
या शायद लोग नहीं खोलेंगे, लेकिन कहीं अगर ज़्यादा अच्छा जैसे भूटान हो गया या सिक्किम हो गया या मतलब आपका सॉरी मालदीव्स है, अभी तो नहीं है, पहले ठीक था, श्रीलंका है, तो अच्छा रहेगा क्योंकि वहाँ पर देश के अच्छे रिलेशन है, जब बैड रिलेशन है वहाँ नहीं करेगा। ठीक है, एडवांस टेक्नोलॉजीज, अगर हम दूसरे देशों में भी काम करें तो भाई टेक्नोलॉजी अच्छी होनी चाहिए। इससे क्या होता है कि अच्छी टेक्नोलॉजी इधर उधर, जैसे अगर यूएसए वाले हमारे यहाँ आकर कोई प्रोडक्ट बनाए इंडिया में, वहाँ से टेक्नोलॉजी भी आएगी ना, और हमारे लोगों को अच्छी टेक्नोलॉजी की चीज़ें मिलेंगी, प्रोडक्ट इनोवेशन होगा, क्योंकि हम दूसरी कंट्री में तभी ना रुक सकते हैं जब हमारे पास कुछ इनोवेटिव हो। मार्केटिंग स्ट्रेटेजी तो बनानी पड़ेगी जब आपको कई कंट्रीज़ में काम करना है। ठीक है, एक्सपेंशन होगा मार्केट टेरिटरी का, मतलब अभी मैं सिर्फ इंडिया में बेच रही थी, अभी मैं और कंट्रीज़ में भी बेचूंगी, तो हमारा एक्सपेंशन होता है। सेंट्रलाइज कंट्रोल रहता है, क्योंकि मेन ऑफिस कहाँ है, हेड क्वार्टर कहाँ है, जिसे कहते हैं हेड क्वार्टर, किसी भी चीज़ का हेड क्वार्टर जहाँ भी होगा वहीं से उसे कंट्रोल किया जाएगा, सारी एमएनसीज को। अब ये देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ गया जॉइंट वेंचर। अभी जॉइंट वेंचर क्या होता है, अभी दो अलग अलग कंट्रीज़ में दो अलग अलग कंपनियां हैं और वो साथ में मिलकर कुछ कर रही हैं, तो वो जॉइंट वेंचर है, कुछ समय के लिए परमानेंट जॉइंट वेंचर है। ठीक है, लेकिन टू टाइप ऑफ गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, ग्लोबल एंटरप्राइजेज हो, जॉइन हैंड टुगेदर मे बी। अब ये टू ऑर्गेनाइजेशन, अब प्राइवेट गवर्नमेंट फॉरेन कैसी भी हो सकती है, एग्री कर रही हैं टुगेदर कॉमन पर्पस म्यूचुअल बेनिफिट के लिए कुछ करना चाह रही हैं, जॉइंट वेंचर कहते हैं उसे। बिजनेस ऑफ एनी साइज कैन यूज जॉइंट वेंचर टू स्ट्रेंथन लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, टू कोलैबोरेट शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट। शॉर्ट टर्म कुछ किसी प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए हाथ मिला लेते हैं, उसे जॉइंट वेंचर कहते हैं। ठीक है, अभी क्या है, जॉइंट वेंचर कैन बी flexible depending upon the parties requirement, these need to be clearly stated in the joint venture agreement में सब कुछ क्लियर रहता है। ठीक है, जॉइंट वेंचर समझ में आया। एंड अभी देखिए जॉइंट वेंचर आपका कैसा था, जॉइंट वेंचर आपका होता है इक्विटी बेस या कॉन्ट्रेक्चुअल। कॉन्ट्रेक्चुअल का मतलब कुछ कॉन्ट्रैक्ट बना लिया है हमने, अब यहाँ पे देखिए कॉन्ट्रैक्ट बना लिया है, उसमें ही सब कुछ लिखा हुआ है कि कब तक हम साथ रहेंगे और कब तक कौन कितना प्रॉफिट उठाएगा या कहाँ सामान बिकेगा या नहीं। अभी इक्विटी बेस्ड क्या होता है, इक्विटी बेस्ड क्या हो गया, जैसे कि इक्विटी माने हमने कुछ शेयर्स ले लिए। ठीक है, इक्विटी का मतलब क्या हो गया कि हमने कुछ क्या शेयर्स लिए हैं इक्विटी में, जैसे कंपनी में हमने या ये पार्टनरशिप या कुछ हिस्सा। ठीक है, अभी हम कॉन्ट्रेक्चुअल का इसमें क्या क्या दे रखा है, टू और मोर पार्टीज, कॉन्ट्रेक्चुअल का दे रखा है टू और मोर पार्टीज हैव अ कॉमन इंटेंशन ऑफ रनिंग बिजनेस, ईच पार्टी ब्रिंग सम इनपुट, दोनों साइड से कुछ ना कुछ कैपिटल या कुछ टेक्नोलॉजी कुछ भी तो होना चाहिए ना, दोनों पार्टी साइड सम कंट्रोल भी होना चाहिए दोनों साइड से, दैट देयर रिलेशनशिप इज नॉट अ ट्रांजेक्शन टू ट्रांजेक्शन, रिलेशनशिप बट अ कैरेक्टर ऑफ रिलेटिव लॉन्गर ड्यूरेशन, कुछ तो लॉन्गर ड्यूरेशन, साल 2 साल के लिए 3 साल के लिए नहीं कि सिर्फ एक चीज़ आसामान बिक गया और बस। ठीक है, अब दूसरा आ गया हमारा इक्विटी बेस्ड ट्रांजेक्शन, इक्विटी बेस्ड जॉइंट वेंचर। अब इक्विटी बेस्ड जॉइंट वेंचर आपका क्या होता है, an equity based joint venture agreement is one in which a separate business entity join owned by two or more parties jointly own, मतलब एक कंपनी है, दो तीन लोगों की है वो उसके ओनर, in with the agreement of the party, the key operative factor is such in joint ownership by the two or more parties, a form of business entity में वेरी कंपनी, जैसे कि कंपनी में बहुत सारे लोग होते हैं, पार्टनरशिप में भी काफ़ी लोग होते हैं, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है इसमें भी काफ़ी लोग होते हैं, जहाँ पर ज़्यादा लोग होते हैं, इक्विटी बेस। देयर इज एग्रीमेंट टू ईदर क्रिएट अ न्यू एंटिटी। अब यहाँ पर क्या होगा कि या एग्रीमेंट होगा, या तो इधर का मतलब या तो क्रिएट न्यू एंटिटी करेंगे या फिर पार्टीज टू ज्वाइन इनटू ओनरशिप ऑफ एन एग्जिस्टिंग एंटिटी के लिए हम ज्वाइन कर लेंगे, शेयर ओनरशिप बाय द। अब ओनरशिप शेयर करेंगे भाई, ज्वाइन किया है कुछ समय के लिए, साथ में आके काम कर रहे हैं किसी कंपनी के साथ, तो उसमें हम ओनरशिप भी शेयर कर सकते हैं, शेयर मैनेजमेंट में भी पार्ट ले सकते हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटी भी डिवाइड कर सकते हैं, कैपिटल इन्वेस्टमेंट फाइनेंसिंग अरेंजमेंट सब में पार्ट ले सकते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, जब सब कुछ होगा तो प्रॉफिट भी शेयर होगा, प्रॉफिट भी शेयर होगा और लॉस भी शेयर होगा। एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग अ जॉइंट वेंचर मस्ट बी बेस्ड ऑन अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन बाय बोथ द पार्टीज हाईलाइटिंग द बेसिस ऑफ जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट, द टर्म शुड बी थ्रोली डिस्कस एंड नेगोशिएबल, नेगोशिएटेड भी होना चाहिए जैसे कि अवॉइड हो जाए एनी लीगल कॉम्प्लिकेशन इन एट द लेटर स्टेज। नेगोशिएशन एंड टर्म्स,
मस्ट टेक इनटू अकाउंट द कल्चर एंड द लीगल बैकग्राउंड, मतलब सब चीज़ का ध्यान रख के ही जॉइंट वेंचर करना चाहिए। अब इससे बेनिफिट क्या है? इंक्रीज, देखिए इंक्रीज रिसोर्सेज एंड कैपेसिटी। अभी देखिए रिसोर्सेज माने पैसा भी हो सकता है, लेबर भी हो सकती है, कैपिटल हो सकता है, नेचुरल रिसोर्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। किसी और के पास कोई ऐसी चीज़ है जो मेरे पास नहीं है, या मेरे पास कुछ ऐसा है जो दूसरे को बेनिफिट दे सकता है। हम साथ में मिलकर कुछ ऐसा करें जैसे कि हम कुछ नया बनाएं। ठीक है, अब एक है एक्सेस टू न्यू मार्केट। कुछ एक्सेस बेनिफिट क्या है भाई, जब दो लोग मिलके काम करेंगे, तुम अलग एरिया के हो, मैं अलग एरिया के हूँ, तो हम दोनों एक दूसरे के एरिया में एक्सप्लोर कर सकते हैं। एक्सेस टू टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी दोनों अलग अलग यूज़ कर रहे हैं तो एक दूसरे की टेक्नोलॉजी के साथ फ्रेंडली होंगे, उसका बेनिफिट भी उठा पाएंगे। एंड स्टेब्लिश ब्रांड नेम, कुछ नया लॉन्च करेंगे तो ब्रांड नेम डालेंगे। इनोवेशन, कुछ इनोवेशन करेंगे, दो लोग मिलेंगे तो नया प्रोडक्ट बनाएंगे। लो कॉस्ट हो सकती है मास प्रोडक्शन से। कोशिश इसी जब भी जॉइंट वेंचर के फ़ायदे हैं। अभी देखिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यहाँ पर क्या होता है, ये बता रहे हैं कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप क्या होता है। पब्लिक पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप क्या होता है कि जब एक पब्लिक कंपनी हो और एक प्राइवेट कंपनी हो, दोनों मिलके किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, तो वो पीपीपी होता है। इसका हम भी देखेंगे जैसे कि एनजीओ हो गया, या फिर पीपीपी मॉडल के बारे में यहाँ से देखते हैं। देखिए जो फीचर्स क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट विद, जो गवर्नमेंट क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट कर लेती है प्राइवेट पार्टी से कि कुछ भी बना के तुम्हें हमें वापस दे देना है। जैसे कि आपके हाईवे हो गए, मेट्रो हो गया, मतलब मेट्रो जैसे हमने जापान से बनवाई थी, तो वो दूसरा पीपीसीपी से अलग है। लेकिन अगर उसी को गवर्नमेंट ने किसी प्राइवेट से बनवाया होता, प्राइवेट सेक्टर में किसी कंपनी से या किसी पार्टनरशिप से या किसी कॉर्पोरेटिव से किसी से बनवाया होगा, तो वो पीपीपी मॉडल बन जाता। लेकर से जो मोटर उसकी बात हुई है मेट्रो की, तो वो क्या है, आपका टर्न की प्रोजेक्ट है। अभी ये पीपीपी जो मॉडल है वो कहाँ एप्लीकेशन कहाँ है उसकी, वहाँ सूटेबल होते हैं जहाँ पर कैपिटल प्रोजेक्ट विद स्मॉल ऑपरेटिंग रिक्वायरमेंट हो, and suited to capital project where the public sector wishes to retain the operating responsibility। ऑपरेट नहीं, मतलब ऑपरेटिंग का तो काम अपना रखेगी, बाकी कराएगी किसी और से। अब स्ट्रेंथ, ट्रांसफर ऑफ डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन रिस्क, जो कंस्ट्रक्शन का रिस्क उसे खुद नहीं लेना, वो दूसरे को देना है। पोटेंशियल टू एक्सेलरेट प्रोजेक्ट, मतलब प्रोजेक्ट को स्पीड मिले। और इसमें नुकसान क्या है, कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। भाई एक पब्लिक है हमारी, एक प्राइवेट है, दोनों ने कहा था कि पब्लिक ने कहा कि तुम बना दो वापस मुझे दे देना, मैं देख लूँगा क्या करना है, बना के दे दो। अब दोनों में फिर बीच में झगड़ा वगैरह लग सकता है। डज नॉट अट्रैक्ट प्राइवेट फाइनेंस इजीली, और इसमें प्राइवेट वाले फाइनेंस इजीली लगाने को रेडी नहीं होते हैं ऐसे प्रोजेक्ट में। अभी इसके एग्जांपल क्या है, कुंडली मानेसवर एक्सप्रेस वे है जो 135 किलोमीटर एक्सप्रेस वे है। ये गवर्नमेंट ने किसी से बनवाया हुआ, किसी ने लेड आउट कंपनी से बनवाया है। ठीक है, बस अभी इसमें ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। पीपीपी मॉडल इसमें एक अच्छा टॉपिक था। ये देखिए आप यूजीसी कर रहे हैं, कॉमर्स से यूजीसी नेट कर रहे हैं, डी ट्रिपल एस भी, पीजीटी, केवीएस पीजीटी, आप कुछ भी कर रहे हैं तो आपके लिए ये सही रहेगा। ये एनसीईआरटी आपको पढ़नी ही पढ़नी मस्ट है। किसी भी आपको कॉमर्स से रिलेटेड कोई भी एग्जाम के लिए एनसीईआरटी पढ़नी बहुत ज़रूरी है। तो आपको अगर लगता है मैं थोड़ा स्लो पढ़ा रही हूँ तो आप स्पीड बढ़ा के देख लीजिए, लेकिन देखना है। और इसके बाद आप हो सके आप खुद एनसीईआरटी रीड कर लें, क्योंकि ये मैंने एनसीईआरटी ऐप से कराया है। तो आप भी एनसीईआरटी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं जो कि फ्री है। तो बुक्स हैं तो और भी अच्छी बात है, बुक से पढ़ने में और फ़ायदा रहता है। थोड़ा स्क्रीन टाइम कम होगा क्योंकि आजकल सब लोग स्क्रीन ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठीक है, थैंक यू। आप होपफुली आप लोगों को ये क्लास पसंद आई होगी, तो आप प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा एंड शेयर भी कीजिएगा।